बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल में एडुटेरिया का बिहार करंट करने वाले हैं, जिसमें हम जुलाई से लेकर के और उसके पीछे करते हुए मतलब हर एक मंथ का करते हुए जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च ऐसे करते हुए हम सभी करंट करेंगे। तो चलिए जुलाई से अभी स्टार्ट करते हैं और देखते चलते हैं, क्योंकि जुलाई से अप टू डेटेड है अभी हमारे पास जो है वही करना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 जिले भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया। दोस्तों, आप सबको बस एक कॉपी रखिए अपने पास और एक पेन रखिए, जो ज़रूरत होगा वही लिखिएगा, सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या ज़रूरत चीज़ है, आप सब देखते चलेंगे। यहाँ बोला राजस्व में भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड दिया गया है। कितने जिलों को? 5 जिलों को। इसमें कौन कौन शामिल है? भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, नालंदा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य के हर जमीन मालिक को अपना भूमि आवंटन नंबर UID प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों को जमीन के कागजात, खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने के कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा देख लेंगे कि भूमि अकाउंट को UID नंबर से एक खास तरह का कोड दिया जाएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक रहेगा। पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है ये पटना में शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। वन महोत्सव पटना में नीतीश कुमार जी द्वारा। और इसका लक्ष्य इसमें रखा गया, घोषणा इसमें मुख्यमंत्री जी ने किए हैं कि 2 माह में 4 करोड़ से अधिक के पौधे लगाए जाएंगे। 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। उसी वन महोत्सव में शुभारंभ जो किया गया था 10 जुलाई को, उसी में घोषणा किया गया कि सरकारी नर्सरी से 5 पौधे सबको निःशुल्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन RJD सुप्रीमो और पूर्व CM लालू प्रसाद ने किया। यह किताब उदयकांत ने लिखी है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, इसका विमोचन किए हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। और इसके किताब के लेखक है उदयकांत ने इसको लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC में कि ये अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा उदयकांत। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें बिहार के सामाजिक सौहार्द, समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक पर्यटन, कृषि और डिजिटल सेक्टर पर विशेषज्ञों के साथ नीति निर्धारक चर्चा की है। कुछ कोई खास नहीं है। राज्य के सरकारी स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का आधार मशीनें लगेंगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था भी की जाएगी। दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि इसका आधार कार्ड जैसे कोई छूट गया या कुछ हो सुधरवाना होगा तो आधार कार्ड बनाने के लिए लिखा हुआ है 534 प्रखंड के 2 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद पीर अली जो कि पटना से थे और स्वतंत्रता संग्राम में पहले इन्होंने भाग लिया था पटना से। ये पुस्तक विक्रेता थे शहीद पीर अली। तो इन्हीं का ये शहादत दिवस के रूप में 7 जुलाई 2023 को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं को बीमा करने का निर्णय लिया है। पहले साल 5000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। किसके तहत की जा रही है? तो 7 निश्चय 2 के तहत किया जा रहा है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा इससे, ताकि बीमा उससे फ़ायदा मिलेगा बीमा से। ये दोस्तों 7 निश्चय 2 के तहत किया जा रहा है पशुधन बीमा योजना। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार
तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। यानी कि माइक्रो फाइनेंस के तहत बिहार तमिलनाडु को पीछे कर दिया है। माइक्रो फाइनेंस में उधार लेने वाला राज्य बन गया है बिहार। किसको पीछे किया है? तमिलनाडु को पीछे किया है। अब देखते हैं शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। किस विभाग में? अगर दोस्तों पूछा जाएगा कि किस विभाग में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है, तो आपको दोस्तों आंसर उसको बताना होगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की गई है। हर कागजातों को स्कैनिंग और पदाधिकारी कर्मियों की प्रशिक्षण शुरू हो गई है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। अब ई ऑफिस हो गया तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सभी काम जल्द ही होंगे और सारे फाइलों की जल्दी निपटारा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका में रहने वाले काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली है। अब दोस्तों ये पूछा जाए काजल कर्ण किस जिले की रहने वाली है बिहार के, तो बिहार के जनकपुर के रहने वाले लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि मैथिली में उन्होंने गीता का अनुवाद किया है। काजल कर्ण ने मैथिली में अनुवाद किया है। चलिए जून माह का देखते हैं करंट अफेयर को, जो बिहार बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सब देखते चलेंगे दोस्तों और कुछ पॉइंट को लिखते चलेंगे। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पैरा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। इस काउंसिल में अधिक से 10 सदस्य होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पैरा मेडिकल नियमावली भी तय किए हैं। दोस्तों अगर पूछ लिया जाएगा कि पैरा मेडिकल काउंसिल के गठन जो हो रहा है उसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, तो इसमें अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 10 होंगे पैरा मेडिकल काउंसिल में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया। अस्पताल 400 बेड का होगा। दोस्तों आप जैसे सबको अधिकतर को लोगों को मालूम होगा कि यहाँ रजवंशी नगर में हड्डी का हॉस्पिटल है और वही उसी को विकसित कर कर देश के दूसरे सबसे बड़ी अस्पताल के रूप में उसको स्वरूप दिया जा रहा है, जो कि पटना में बन रहा है। पटना में पहले से है, उसी को स्वरूप दिया जा रहा है और उसको बड़े किया जा रहा है। यहाँ पर 400 बेड का प्रबंध किया जा रहा है। 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 यानी कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों का व्यापक चर्चा की गई है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि G20 के तहत L20 की बैठक कहाँ हुई है, जिसका आपको दोस्तों बताना होगा कि आंसर पटना में हुई है। कब से? 21 से 23 जून 2023 तक के बीच में हुई है। और इसमें क्या बातें, प्रमुख बातें क्या रही? इसमें प्रमुख बातें ये है कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे भविष्य पर व्यापक चर्चा की गई। यही इसमें मेन विषय रहा, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिला और फ्यूचर ऑफ वर्क। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB गया में जो है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन प्रसिद्ध NAAC से E+ ग्रेड का प्राप्त किया है। CUSB NAAC प्रदत्त A+ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया है कि बिहार का वो कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त किया है, तो आपको बताना होगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गया में है, उसको NAAC द्वारा E+ ग्रेड का रैंकिंग दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के दरभंगा की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तहत में ये सम्मान दिया गया। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे ये कि बिहार रत्न सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, तो आपको बताना होगा मैथिली गायिका है सोनी चौधरी जो दरभंगा की रहने वाली हैं, उनको यह बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। बिहार रत्न सम्मान से किसको नवाजा गया है? सोनी चौधरी को। 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। जो पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में हुआ था राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता, उसमें बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSAB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस मोबाइल पर स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से सभी जानकारियाँ मिलेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस पर मतलब ले सकते हैं। और इसका अगर पूछ देगा कि कौन उद्घाटन किया है,
तो शायद आप लोग को मालूम होगा, आनंद किशोर जी BSB मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं। इससे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी को बहुत ही फायदे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा है एक आगामी मंदिर है, जिसे पटना के महावीर स्थल न्यास समिति द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिले इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 2-3 फैक्ट है। जो ये विराट रामायण मंदिर बना है, अगर पूछा जाए आपसे कहाँ बन रहा है, तो ये पूर्वी चंपारण में बन रहा है दोस्तों। पूर्वी चंपारण के केसरिया जो जगह का नाम है, वहाँ पर बन रहा है विराट रामायण मंदिर। और ये कितने फीट ऊंचाई होगा, इसका 270 फीट ऊंचाई होगी और 3 मंजिला ये मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, बल्कि इस मंदिर में 2025 तक सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित कर दिया जाएगा। कब तक स्थापित किया शिवलिंग को? शिवलिंग 2025 तक लगा दिया जाएगा, वहाँ पर सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा और ये मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। चलिए आगे देखते हैं। खगड़िया के अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। अगवानी पुल को लेकर IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। IIT रुड़की की रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर विचार कर आगे के निर्णय लिया जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच खगड़िया पर जो पुल था, अगवानी पुल, वो किस नदी पर बना हुआ था? तो आपको बता रहा हूँ, गंगा नदी पर बन रहा था। वो गंगा नदी पर वो पुल बना था अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच में, खगड़िया जिला में। और वो IIT रुड़की गिरने के बाद IIT रुड़की उस पर अपनी जांच किया और उसमें अपना रिपोर्ट सरकार को उसने सौंप दिया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज हुई है। वही 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा, यानी कि संस्थागत प्रसव में मुंगेर जिला को टॉप स्थान मिलाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल में 27वां स्थान, जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान और IIT पटना को 41वां स्थान, NIT पटना को 56वां स्थान मिला है। तो दोस्तों इसको बस 2-3 तो याद रखिएगा। पटना एम्स को 27वां स्थान मिला है, पटना एम्स को 27वां स्थान, और IIT पटना को 41वां स्थान, NIT को 56 रैंक दिया गया है। दोस्तों ये बस तीनों याद रखिएगा, कुछ है नहीं इसमें। आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनाने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। और आपसे पूछा जाएगा अगर कि ब्लड बैंक बिहार में कहाँ बन रहा है, तो ब्लड बैंक बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है, जिसे 3 करोड़ की लागत से रेड क्रॉस बनवाया जा रहा है। रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। आगे देखते हैं। बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगी। आगे देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 एनफिगर जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष पर स्थान पर रहा है। वही बिहार को 27वां स्थान मिला है। अब देखिए पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, इसमें तेलंगाना तो शीर्ष पर रहा है, लेकिन बिहार को हमारा 27वां स्थान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण की रैंकिंग में बिहार को 27वां स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई है और अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण की कार्य शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे सबको मालूम होगा कि बिहार में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो पटना में और ये 3 अंतर्राष्ट्रीय नहीं है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय 2 ही है, पटना और गया। तीसरा अभी जो बना है दरभंगा में, और चौथा जो बन रहा है हवाई अड्डा वो पूर्णिया में बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के क्यू नदी पर स्थित
रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्ट धातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। एक्सपर्ट की जानकारी के मिलने के बाद यह पता चला कि 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। लखीसराय जिले में क्यू नदी के तट पर रामपुर बालू घाट है जो जगह, वहाँ पर वो अष्ट निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। वहाँ पर अष्ट निर्मित मूर्ति मिली है और ये बताया जा रहा है कि ये 2000 वर्ष पुरानी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की काफ़ी पसंद किया है। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी ने अपने यहाँ लागू करेंगे। कर्नाटक समेत देश का 28 बोर्ड, 28 राज्यों के बोर्ड कर्नाटक को लेकर ही बिहार के 10वीं और 12वीं बोर्ड के छूटे हुए जैसे परीक्षार्थियों के विशेष परीक्षा आयोजन होता है, उसे जैसे वो भी अपना कदम उठाया है और अपने यहाँ लागू किया है। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। अब दोस्तों याद रखना होगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस उद्योग को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा दिया है, प्रथम पुरस्कार दिया है, तो एनटीपीसी बरौनी को। ये जल शक्ति मंत्रालय के जल विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया था, समारोह आयोजित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह आयोजित समारोह हुआ था जिसमें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत किए और एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार का दर्जा दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे में फिर क्या है, उद्यान निर्देशालय कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है, वो भी ज्ञान भवन पटना में किया गया है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि आम महोत्सव पूछा जाए आपसे कि आम महोत्सव कहाँ किया गया, तो आम महोत्सव पटना में किया गया, ज्ञान भवन पटना में किया गया। किसके द्वारा किया, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा ये जारी मनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 18 जुलाई से शुरू होने वाले मालमास मेले के दौरान गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ ये क्वेश्चन में बस एक पॉइंट है कि 18 जुलाई से शुरू है मालमास मेला, और मालमास मेला कहाँ हुआ है दोस्तों, तो राजगीर में हुआ है। बस यही पॉइंट है, और यहाँ पर गंगा जल के पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। जमुई जिले में स्थापित सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके बाद के चरण में हर जिले में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिमुतल्ला जैसा बिहार के सभी प्रमंडल, आप दोस्तों कमेंट में बताइए कितने प्रमंडल है। अच्छा नहीं बात तो बता दें 9 प्रमंडल है, और उसी प्रमंडल में प्रत्येक प्रमंडल में एक आवासीय विद्यालय सिमुतल्ला के तर्ज पर यह खोला जा रहा है, जिसमें 2024 से नामांकन शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हर एक जिला में इस तरह का सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर ही एक विद्यालय खोला जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब सभी जितने सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, सबका इतिहास जो होगा, सेवा का इतिहास होगा, सर्विस हिस्ट्री, वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जीमिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना के होटल मौर्या में किया गया। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध किया गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सीतामढ़ी जिले के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पटना रांची वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले पूरा कर लिया है। पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा, जैसे कि अभी हमें पिछले बातों में बताया कि दरभंगा में हो चुका है, ऑलरेडी पटना में पहले से ही है और गया में तो पहले से ही है, और चौथा जो है बिहार का एयरपोर्ट वो पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई द्वारा बिहार सरकार के बीच समझौता हो गया है। पटना, गया, दरभंगा के बाद अब पूर्णिया में भी यात्री विमान के जरिए एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। ईएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है। अब दोस्तों ये पूछा जाए कि किस कॉलेज के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है, तो ये एएन कॉलेज के छात्रों ने किया है। पटना के एएन कॉलेज के छात्रों ने और बीसीए के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में सतर्क अलर्ट मैसेज भेजा जा सकता है। रक्षक ऐप महिलाओं को
छात्राओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से कारगर होगा। रक्षक मोबाइल ऐप BCA के छात्रों ने यह डेवलप किया है। चलिए आगे दोस्तों मई को देख लेते हैं। मई का करंट अफेयर, ये भी दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट है। कितने, अगर बात की जाए कि ई श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ई श्रम पोर्टल पर 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। और देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। असंगठित क्षेत्र का दोस्तों यहाँ भी देना पॉइंट नोट कीजिएगा, आप असंगठित क्षेत्र की बात किया जा रहा है, जिसमें स्थान हमारा बिहार का दूसरा है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों से वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्रज कंपनियां गठित की गई है। ब्रज कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां की है। अब ऑपरेशन प्रहार चल रहा है बिहार में, जिसमें ब्रज कंपनी गठित की गई है और अपराधियों की जो गंभीर प्रकृति के अपराध से वंचित अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें ब्रज कंपनियां गठित की गई है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है। जुर्माने की राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल, कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 पॉइंट है दोस्तों। NGT द्वारा बिहार राज्य पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड है ये। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड के रूप में 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना बिहार सरकार पर लगाया गया है। और उस पैसे को, जुर्माने की राशि को कचरा प्रबंधन में, वेस्ट मैनेजमेंट में, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग में और सीवेज उपचार के संयंत्र के स्थापना में पैसों को खर्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। अभी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्व वाला पॉइंट है कि बिहार जो है राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दवा उपलब्ध करवा रहा है। बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है। जमालपुर लोकोमोटिव को ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया है। जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप जो भागलपुर में है उसको ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है। यह कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाले धान की नई किस्म है। दोस्तों यहाँ भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिक जो ने कारनामा किया है, उन्हें धान की एक नई प्रजाति खोज किया जिसका नाम रखा है सबौर कुंवर। सबौर कुंवर इसका नामकरण किया गया है। सबौर कुंवर की खोज की है और यह कम पानी और 25% तक कम खाद है और 110 से 115 दिनों में ही तैयार हो जा रहा है सबौर कुंवर वाली किस्म की धान। यानी कि इतनी सारी विशेषताओं से ये सुशोभित है। यह कम पानी लग रहा है, इसमें 25% तक कम खाद लग रहा है और 110 से 115 दिन में ये तैयार हो जा रहा है। इसका नाम है सबौर कुंवर। याद रखिए दोस्तों, सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा करके दिखाया है। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है। बिहार के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। बिहार राज्य के 50 ऐसे स्टेशन हैं जिस पर एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट्स से कवर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,86,000 टन हुआ है। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है। बिहार मधुबनी में सबसे अधिक 88,996 टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम उत्पादन हुआ है। दोस्तों इसमें कुछ आपको पॉइंट ऐड करके मैं बता दूं कि बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है।
जिसमें 8.86 लाख टन का उत्पादन हुआ है और हमारे यहाँ खपत मात्र 8.2 हजार टन मात्र ही खपत है और उत्पादन हमारे यहाँ 8.46 हजार टन हो रहा है। यानी कि कुछ जो मछली हमारे पास बचेगा उसको हम दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट करेंगे। अब मधुबनी जिला सबसे, अगर टॉप बात करें मधुबनी जिला को, तो मधुबनी जिला मछली उत्पादन में सबसे टॉप पर है और सबसे कम जहानाबाद में मछली उत्पादन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी किनारे के 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, यानी जैविक खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष चौथा कृषि रोडमैप के तहत अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर विस्तृत किया जाएगा। बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। इस अब किसानों को मोबाइल ऐप के नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वही अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी की जाँच करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि मिट्टी जाँच से संबंधित है ये। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किसानों को उनकी सारी जानकारी दे दी जाएगी। खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किया और मुख्यमंत्री आवास के 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 का कार्यक्रम विभिन्न अवयव से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। देखते हैं थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों को अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था की जाए। दोस्तों देखिए इसमें भी 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिशन 60, ये आप दोस्तों बताइए मिशन 60 है क्या? जो उसी की तर्ज पर मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। और मिशन परिवर्तन जो है ये मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए शुरू किया गया है। मिशन परिवर्तन ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब मतलब बताया जा रहा है कि ये बहुत ही उचित कदम है। मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू किया गया है। लेकिन मिशन 60 आप बताइए हमें कमेंट में क्या है। ये अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिलजीतिस को चुना गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों छपरा में, बिहार के छपरा में यानी कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 3रे संस्करण का आयोजन किया गया और इसमें नेशनल का बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन को दिया गया। नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन को दिया गया और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली का दिलजीतिस को चुना गया। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के सभी 8387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र मापदंडों की जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी गई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। और दोस्तों देखिए किसने आदेश दिया है, तो एनजीटी ने आदेश दिया है। और कहाँ पर घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा, तो सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है। किसने दिया है, एनजीटी ने। चला के देखते हैं। आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अगर दोस्तों आपसे बिहार में पूछ दिया जाए कि बिहार में 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम कहाँ शुरू किया, ऑप्शन दे देगा आपको बक्सर, पटना, सिमरिया। तो आपको दोस्तों इसमें पटना ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि पटना में ही ये कलेक्ट्रेट घाट पर, कहाँ पर दोस्तों, पटना में कलेक्ट्रेट घाट पर 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम चलाया गया, महाआरती किया गया, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्ज, ऐसा आरती हुआ जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो गया। आगे देखते हैं। राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा। अब वहाँ का अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना आए और राजस्थान के यहाँ किए जा रहे नए प्रयोगों और उसके सकारात्मक परिणाम से काफ़ी प्रभावित है। यानी कि बिहार का जीएसटी मॉडल राजस्थान अपना रहा है। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिल गया। पूछ देगा आपसे दोस्तों कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा में है।
उसको राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा दे दिया गया है। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी और उन किसानों को भी फायदा होगा। आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना के एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में आईआईटी पटना का चयन किया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पटना आईआईटी को किसके द्वारा मिला था? सीडैक। पटना आईआईटी को सीडैक के साथ समझौता हुआ और उनको अब पटना आईआईटी को परम सुपर कंप्यूटर मिलेगा, जिसमें केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से ये संस्थान चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये बस दोस्तों याद रखिए कि आईआईटी पटना को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम सुपर कंप्यूटर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईजीएमएस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी आईजीएमएस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पूछ दिया कि बिहार के किस अस्पताल में एआई का इस्तेमाल कर मरीजों का इलाज किया जाएगा, तो आपको बताना होगा आईजीएमएस में। और किसके सहयोग से? तो ये आईजीएमएस और सीडैक के बीच में समझौता हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके शुरू किया गया है। भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों का आवाजाही बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण काम इरकॉन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन के जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा जोगबनी और विराटनगर के बीच में। बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहर व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी के निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों को एफएसटीपी का निर्माण किया जाएगा। इन एफएसटीपी के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है बिहार के पटना में। मौसम सेवा केंद्र जो है 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष पर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मौसम की जानकारी ले सकते हैं। ऐसा मोबाइल विकसित करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। पंचायत स्तर तक मौसम संबंधी आंकड़ा कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य है। आगे देखते हैं। पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई-रुपया का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। और देखिए दोस्तों, पटना नगर निगम डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दिया है। अब ये डिजिटल करेंसी का उपयोग भी किया रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने इसका उद्घाटन किया। बिहार के खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। बिहार सरकार कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कोच अवार्ड जीता है। किसने स्कोच अवार्ड जीता है? पर्यटन और संस्कृति कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन संस्कृति के लिए स्कोच अवार्ड जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। किन्नर महोत्सव आयोजन हुआ था जो पटना में हुआ था, उसी में कला संस्कृति और युवा विभाग ने यह रजत श्रेणी में स्कोच अवार्ड जीता है किन्नर महोत्सव के दौरान। तो दोस्तों याद रखिए, किन्नर महोत्सव हुआ था पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवादा जिले में बनाया गया, गया जिला और राजगीर में नहीं, गया और राजगीर में नहीं, बल्कि यह नवादा जिले के हिसुआ में, नवादा जिला के हिसुआ में भगवान बुद्ध की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है जो इसको भी करिए तो मई को कंप्लीट कर लेते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय भंडार नामक संस्था 9-10वीं के, आदित्य बिरला ग्रुप, माइंडस स्पार्क संस्था बच्चों को लर्निंग लेवल सुधारने का काम करेगी। जूसिट पीस मिशन आधुनिक विकास के लिए काम करेगी। एजुकेट इंडिया नाम की संस्था
3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है और मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद उड़ीसा ने दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दिया गया है, जो कि पहला स्थान पर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है और उसके बाद दूसरे स्थान पर उड़ीसा स्थान को चुना गया है, उड़ीसा राज्य को चुना गया है। तीसरा का पर हमारे आंध्र प्रदेश और बिहार है राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। जाम्बिया की सरकार ने वहाँ की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। कहाँ की सरकार ने, किस देश की सरकार ने अपनाया है? तो जाम्बिया की सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है ताकि लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। और देखिए, जाम्बिया तो तैयार ही, उसके बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाएगा। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिलें दी जाती है, जिसमें 3000 रुपये दिया जाता है साइकिल खरीदने के लिए। तो जाम्बिया की सरकार तो अपना लिया और वहाँ और अफ्रीका के 6 देश और भी अपनाएगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया कि बिहार में भी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने का आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। मैंने मध्य प्रदेश के बाद बिहार भी भैया काम करने लगा है। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने के लिए दिशा में एक कदम उठाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा बेफिक्र का शुभारंभ किया गया। आप पूछ देगा बेफिक्र ऐप किसके द्वारा सुधार किया गया है, किसके द्वारा लाया गया है? तो ये जल संसाधन विभाग द्वारा लाया बेफिक्र ऐप है। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप इसका नाम है, बेफिक्र ऐप है। ये जल संसाधन विभाग द्वारा लाया गया है, जो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित को कम करने के लिए तकनीक अपनाएगा। आगे देखते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल शुरू किया है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल शुरू किया है। इसमें विद्यालयों को शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। आगे देखते हैं। दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ के जीएसटी संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 से बढ़ कितना 1309 करोड़ हो गया है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया है। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने किया। तो पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में है मोती झील, उसी में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का ये 10वां संस्करण आयोजित हुआ। चलिए दोस्तों, इतना ही था करंट। अब आगे करंट अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हम मई तक कर लिए हैं और अप्रैल का फिर करेंगे, उसके बाद मार्च का, ऐसे करते जाएंगे। तब तक के दोस्तों, जय हिंद।